हेलो दोस्तों। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो लगभग सभी के लिए ज़रूरी भी है, सभी को जानना भी ज़रूरी है और सबके सामान्य जानकारी की बात है, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, लड़की हो या लड़का हो, किसी क्लास का हो। एज ए एजुकेशनल पर्पज से भी आपको जानना है और एक व्यवहारिक जीवन में भी इसे जानना बहुत ज़रूरी है। व्यवहारिक जीवन का मतलब कि खुद की लाइफ के बारे में एक ऐसा टॉपिक जो आपकी खुद की लाइफ के बारे में भी है, मेल हो या फीमेल हो, लड़की लड़के में। अगर पढ़ने के पर्पज से अगर आपको समझना हो तो भी ये बहुत ही परफेक्ट ऐसा टॉपिक जिसे आप समझ सकते हैं। क्लास 10th में भी है और उसके बाद क्लास 12th में भी है और उसके बाद आप अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी के लगभग डेवलपमेंटल बायोलॉजी यानी 6वें सेमेस्टर में आपको मिलेगा। 6वें सेमेस्टर से पहले अगर जब एनुअल सिस्टम का बीएससी चल रहा था तो उसके दूसरे साल में था, ठीक है ना। लेकिन अब जो सेमेस्टर सिस्टम चल रहा है उस हिसाब से जो डेवलपमेंटल बायोलॉजी है वो 6वें सेमेस्टर में आ गई। तो ये जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ ये बीएससी के लिए भी उतना ही जरूरी है, चाहे वो बीएससी फर्स्ट ईयर का कोई हो या सेकेंड ईयर का हो या थर्ड ईयर का हो, किसी भी सेमेस्टर का हो। और बायोलॉजी का अगर कोई बच्चा है, अगर इसे समझना चाहता है पढ़ने के समझ से तो भी बेहतर है। अगर किसी आप अन्य सब्जेक्ट से जुड़े हुए हैं और आपको बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट नहीं है, बायोलॉजी में आपका कोई कैरियर विशेष नहीं है, फिर भी मेरे कहने पर या मेरे रिक्वेस्ट पर कि इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। और ये एक व्यवहारिक जीवन से संबंधित है, आपकी खुद की लाइफ से संबंधित है, जिसमें हम आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में एक डिटेल जो कंसेप्ट आपका है, हो सकता है कि कुछ लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, कुछ लोग बहुत बेहतर जानते हो, कुछ लोगों को ऐसी जानकारी हो जो कुछ गलत समझते हो या अफवाह समझते हो या फिर कुछ ऐसा समझते हो जो ज्यादा नहीं जानते हो या कुछ जानते हो उसे बहुत अधिक समझते हो। तो उन लोगों के लिए बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर होगा, किसी भी तरह की कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। बस उम्मीद करते हैं कि जो आप 10 या 15-20 मिनट की वीडियो बनेगी आप इसे खूब ध्यान से, मन से, इत्मीनान से बस समझिएगा कंसेप्ट है क्या और किस तरह की बात हम कर रहे हैं, किसको समझा रहे हैं। तो जो आपके सामने बोर्ड पे जब डायग्राम आपको दिख रहा है ये फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मतलब हो गया कि एक महिला का जो जनन तंत्र होता है, ये फीमेल का जो जनन तंत्र है, जिसे आप अक्सर ये देखे होंगे कि क्लास में अगर ऑफलाइन या क्लास में से टीचर पढ़ाता हो तो बड़ा इग्नोर करके ही दृष्टि से पढ़ाएंगे या तो कहेंगे कि चलो ठीक है चैप्टर में छोड़ दिया, अपने से तुम लोग पढ़ लेना। मैं जहां तक समझता हूँ एज ए टीचर और एज ए स्टूडेंट जब मैं पढ़ा हूं तो मैं जानता हूं कि हर एक एजुकेशन अपने अपने स्तर पर जानना जरूरी है, क्योंकि उसके निगेटिव पर्सपेक्टिव में निगेटिव उसका सेंस आप नहीं निकाल सकते कि सिर्फ वो गलत चीजें हैं या फिर कुछ ऐसा है कि जिससे लड़कियों को जानना जरूरी होता है, लड़कों को जानना जरूरी नहीं है, या फिर कुछ लड़कों को जानना जरूरी है, लड़कियों को जानना जरूरी नहीं। जबकि क्लास में अक्सर ऐसे होता है, टीचर ऐसे करते हैं, लेकिन मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि ऐसा होना नहीं चाहिए। और क्लास में कोई भी टॉपिक हो, किसी भी तरह का हो, आप इसे एक मर्यादित भाषा में आप उसे समझाने का पूरा प्रयास करें। जो मर्यादित भाषा का मतलब, मेरा कहने का मतलब है कि साइंटिफिक लैंग्वेज, जो वैज्ञानिक भाषा या जो एक क्लास की भाषा हो, एक किताबी भाषा हो, एक जो बायोलॉजिकल टर्म हो, आप उसमें समझाने का प्रयास करें। बच्चे समझदार हैं, खुद समझ जाएंगे। लेकिन आप उसको ऐसे ही टीचर ही ऐसा बिहेव शो करेगा कि अरे ये तो ऐसा चैप्टर आ गया, बड़ा गोपनीय चैप्टर है, इसे नहीं बताना चाहिए, बच्चे क्या समझेंगे। तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल बच्चों को समझाना चाहिए इसके बारे में, क्योंकि पर्सनल लाइफ के बारे में भी जानना जरूरी है। और ये सिर्फ गोपनीय एक मामला रह जाएगा तो मेरे हिसाब से ये गलत होगा। और इसे मैं कोशिश करूंगा इसे समझाने का, और उम्मीद करते हैं कि आप इसे समझेंगे भी। तो पहले आर्गन का इसका परिचय मैं करा दूं आपको कि देखिए ये वैजाइना वाला सिस्टम है, हिंदी में से योनि कहते हैं। और फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वह भाग है जहां से मेल का पेनिट्रेशन होता है। मेल का जो सेक्स आर्गन है वह फीमेल की बॉडी में जो एंट्री करेगा तो वो इसी रास्ते से एंट्री करता है, जिसको हम वेजाइना कहते हैं, ठीक है ना। वेजाइना के बाद ये देखिए दूसरे पॉइंट पे, यहाँ पे देखिए ये नली है, ट्यूब होती है, जिसे हम सर्वाइकल सर्वाइकल या सर्विकल कैनाल कहते हैं, ठीक है ना। इसे सर्विकल कैनाल कहते हैं इस वाली को, यानी वेजाइना है, वेजाइना के बाद सर्विकल कैनाल। इसके साइड में जो मसल्स होती है जिसको हम सर्विक्स कहते हैं, ठीक है। और सर्विक्स के जस्ट ऊपर अब ये देखेंगे कि ये जो लाइनिंग मैं आपको दिखाया हूं, इसके दोनों साइड जो आपका ये लेयर दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ लेयर दिख रहा है, तो ये आपका एक तरह से मोटी मोटा समझिए कि ये गर्भाशय है
इसी गर्भाशय को क्या कहा जाता है? इसी गर्भाशय को बच्चेदानी कहता है। इतनी बात आपको समझा कि इसे बच्चेदानी कहते हैं, इस वाले सिरे को बच्चेदानी कहते हैं। ये जो आपको लेयर दिख रही है ना, ये बच्चेदानी का हिस्सा है, ठीक है, जो लाइनिंग है। ये जो बच्चेदानी होती है जिसे हम यूटेरस कहते हैं, इसमें 3 भाग होते हैं। जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है इसे पेरीमीट्रियम कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? पेरीमीट्रियम कहते हैं। इसके बाद दूसरी जो लेयर है इसे मायोमीट्रियम कहते हैं, यानी मिडिल वाला भाग होता है, मायोमीट्रियम कहते हैं मिडिल, और बाहर की तरफ होता है तो उसे पेरीमीट्रियम कहते हैं। और इसके अंत वाली जो लेयर है, सबसे ऊपर वाली लेयर, इसे को कहते हैं इंडोमेट्रियम, ठीक है ना। तो जो यूटेरस होता है, गर्भाशय जो होता है, इस गर्भाशय में 3 स्तर होते हैं। एक स्तर को हम पेरीमीट्रियम, दूसरे स्तर को मायोमीट्रियम, तीसरे स्तर को इंडोमेट्रियम कहते हैं। अब इसके बाद बाबू आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो देखेंगे यहां पर यूटेराइन फंडस है, ठीक है ना। ये जो फूला हुआ भाग है इसे यूटेराइन फंडस कहते हैं, और यहीं पे इस साइड का जो खाली वाली एरिया आपको दिख रही है इसे यूटेराइन कैविटी कहते हैं। अब आप ये समझिएगा कि किसी फीमेल के, यानी महिला के शरीर में दाएं साइड में और बाएं साइड में, दाहिने की तरफ बाएं की तरफ 2 ओवरी होती है, जिसको हिंदी में अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय का काम होता है ओवम को बनाना, और जिस महिला के अंदर ओवम का फॉर्मेशन नहीं होगा उस महिला को हम बांझ कहते हैं। बांझ का मतलब होता है इनफर्टाइल फीमेल, और इनफर्टाइल फीमेल का मतलब होता है ऐसी फीमेल, ऐसी महिला, ऐसी लड़की जिसके अंदर ओवम नहीं बनता है। अगर बाबू ओवम नहीं बनेगा तो वह महिला, वह लड़की, वह स्त्री, वह फीमेल कभी मां नहीं बन सकती। और आपने सुना होगा जो बच्चे पैदा नहीं कर पाते हैं, जो नपुंसक टाइप या इस तरह से आप कह सकते हैं इनफर्टाइल होते हैं, आप उनको गांव में ऐसे सामान्य लोकल भाषा में आपने सुना होगा बांझ कहते हैं। उसी बांझ को अंग्रेजी में या सिंपल भाषा में बांझपन भी कहा जाता है, जो बच्चे पैदा नहीं करते। और बांझपन की 2 कैटेगरी होती है, एक प्राइमरी होता है, एक सेकेंडरी होता है। और प्राइमरी सेकेंडरी क्या होता है? यह आप कह सकते हैं कि प्राथमिक स्तर पर बांझपन होता है और द्वितीयक स्तर पर बांझपन होता है। तो बांझपन की कैटेगरी का मतलब ये हो गया कि यदि किसी लड़की या लड़के की शादी होती है और साल भर यानी 12 महीने के अंदर कोई बच्चा पैदा नहीं होता है, या वो बच्चा पैदा करने में सक्षम नहीं है, तो ऐसी स्थिति को बायोलॉजिकल टर्म में प्राइमरी इनफर्टिलिटी कहते हैं। समझ पा रहे हैं? और उसके बाद यदि 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल हो गया, बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, उसे सेकेंडरी कहते हैं। तो सेकेंडरी बांझपन है, द्वितीयक बांझपन है। तो प्राथमिक बांझपन क्या हुआ? शादी से साल भर। और द्वितीयक बांझपन क्या होता है? 2, 3, 4, 5, 6, 7 साल, जो परमानेंट होता है। दूसरी बात कि इसके साइड में जो 2 ओवरी दिख रही है, ये देखिए ओवरी है। ओवरी को हिंदी में अंडाशय कहते हैं। आप इंग्लिश के लैंग्वेज में मत जाइएगा, हम आपको भोजपुरी में समझाएंगे। मैं आपको अपनी वीडियो में पहले भी बता चुका हूं कि इंग्लिश में लिखना थोड़ा आसान होता है, और आप इसमें कंफ्यूजन बिल्कुल मत रहिएगा। चाहे आप किसी भी सब्जेक्ट से हो, आप आर्ट साइंस से हो, आप किसी आर्ट के स्टूडेंट हो, और आपको लगता हो कि ये सामने वाला मास्टर तो हिंदी में नहीं लिखा, अंग्रेजी में लिखा, हमको नहीं समझ आएगा, तो आप बिल्कुल टर्म मत जाइएगा। जो मैं बोल रहा हूं उसे ध्यान से सुनिए, समझ में आ जाएगा कंसेप्ट। ये ओवरी है और इधर भी ओवरी है। तो ओवरी की संख्या कितनी होती है महिला में? 2 होती है, एक राइट होता है, एक लेफ्ट होता है। और इस ओवरी में जो यहां पर लेयर होती है, यहां पे जो लेयर होती है, ये जो नली होती है, पाइप, इसमें 3 भाग होता है। इनफंडिबुलम होता है, एम्पुला होता है, इस्थमस होता है। इस्थमस हो गया, एम्पुला हो गया, इनफंडिबुलम हो गया। ये तीनों ट्यूब को मिलाकर के हम फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, और इसी फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम है ओविडक्ट। ओविडक्ट इसी को कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं अंडवाहिनी। और अंडवाहिनी का मतलब क्या होता है भैया? अंडवाहिनी का मतलब होता है कि जब इस ओवरी में ओवम बनेगा, इस ओवरी में जब ओवम बनेगा, तो इस ओवम को, ये ओवम इसी रास्ते से कैरी करके जाता है। तो ये ओवम की वाहिनी है, इसी को अंडवाहिनी कहते हैं, इसी को फैलोपियन ट्यूब कहा जाता है। और इस फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, तो इसको फर्टिलाइजेशन ट्यूब भी कहते हैं। इसे निषेचन नलिका भी कहते हैं।
इसी को फैलोपियन ट्यूब कहते हैं, इसी को अंडवाहिनी या ओविडक्ट कहते हैं। और इसमें 3 भाग होता है, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। ठीक है, इसी तरह का हिस्सा इधर भी है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इसमें जितने भी नॉमेनक्लेचर हैं इनको आपने समझ लिया होगा। अब समझिएगा कि कोई महिला कैसे प्रेग्नेंट होती है और किस तरह से उसमें साइकिल चलता है, जिसे आप मेंस्ट्रुअल साइकिल अंग्रेजी में कहते हैं। तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, ठीक है ना, मेंस्ट्रुअल साइकिल, इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल को शॉर्ट में बड़े हेय दृष्टि से टर्म लिया जाता है। जो बोल देंगे तो ऐसा लगता है कि आपने बड़ा अजीब शब्द किसी को गाली दे दी। यमसी बोला जाता है इसी, जैसे बोलते हैं कि यमसी होता है, ये यमसी आता है। तो बोलने के लिए तो लोग सामान्य भाषा में एमसी बोल देंगे, लेकिन उनको पता नहीं कि एमसी क्यों बोलते हैं। एमसी का मतलब हो गया इसी को एमसी बोलते हैं। और आप जानते हैं कि गोपनीय टर्म में मजाक ज्यादा बनता है, और आपको मजाक बिल्कुल नहीं समझना है, आपको टर्म समझना, फैक्ट समझना है इसमें कि एमसी क्यों बोला जाता है। एमसी इसीलिए बोलते हैं, एम्स हो गया मेंस्ट्रुअल, सी हो गया साइकिल, एमसी। तो स्टार्ट में इसको एमसी बोलते हैं और इसे फूल में मेंस्ट्रुअल साइकिल बोला जाता है, और बोलना बड़ा अजीब सा लगता है। इसी को हिंदी में आप रजोधर्म कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल को यानी एमसी को आप हिंदी में रजोधर्म कहते हैं, ठीक है ना। रजोधर्म जब शुरू होता है इसी को पीरियड बोला जाता है, तो इसी को पीरियड बोलते हैं, ठीक है ना, और इसी को रजोधर्म भी बोलते हैं, और इसी को मेंस्ट्रुअल साइकिल या एमसी बोलते हैं। अब ये होता कैसे? ये फीमेल में होता है, मेल में ऐसा प्रोसेस नहीं है। मेल में ओव्यूलेशन का प्रोसेस नहीं होता, फीमेल में ओव्यूलेशन का प्रोसेस है। फीमेल में पीरियड आता है, मेल में पीरियड नहीं आता। तो जो फीमेल में पीरियड आता है, तो पीरियड कब आता है? किसी भी महिला या लड़की को पीरियड आने की जो शुरुआत होती है उस अवस्था को प्यूबर्टी स्टेज कहते हैं। और जो प्यूबर्टी स्टेज होता है, प्यूबर्टी स्टेज, वह महिला में शुरू होता है 10 से 12 साल, कहेंगे वे 12 से 13 साल। तो 10 से 12 साल की अवस्था में एक लड़की जो सामान्य है उसमें पीरियड नहीं आता है। 9-10 साल की लड़की में धीरे धीरे उसमें ओवुलेशन की प्रक्रिया जब शुरू होती है, हार्मोनल प्रोसेस जब शुरू होता है, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप होते हैं। तो जब तक वो एक बच्चे की अवस्था में होती है जिसमें पीरियड नहीं आता है, तो उस अवस्था को बिल्कुल सामान्य आप समझ सकते हैं कि लड़की हो या लड़का, जब तक उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आती, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर विकसित नहीं होता है, तब तक वो एक सामान्य लड़की और लड़के में बहुत भेद कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन जब वो लड़की थोड़ी और सयानी होने लगती है, फीमेल्स, और उसमें प्यूबर्टी स्टेज की शुरुआत होने लगती है, तो उसमें प्रोसेस क्या चेंज होता है? प्रोसेस ये चेंज होता है कि ब्रेस्ट फॉर्मेशन होने लगता है, यानी मेमरी ग्लैंड्स, जो महिला भविष्य में जाकर के जब माता बनेगी तो अपने बच्चे को दूध पिला ले तो उसके स्तनों का विकास होना शुरू हो जाता है, जिसे हम कहते हैं ब्रेस्ट फॉर्मेशन, यानी मेमरी ग्लैंड्स का फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है ना। जबकि मेल में ऐसा नहीं होता, ये चेंजेस आने लगते हैं। दूसरा चेंजेस है कि वॉइस जो होती है, आवाज, वो पतली होने लगती है, आवाज पतली होती है, और साथ में ब्रेस्ट फॉर्मेशन होता है। और उसके बाद जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे जो जननांग होते हैं उनमें प्यूबिक हेयर का विकास होने लगता है, और प्यूबिक हेयर के विकास के साथ साथ उसका जो हिप वाला पोर्शन होता है, कमर जिसको बोलते हैं, वो ब्रॉड होने लगता है। फीमेल्स की बात मैं कर रहा हूं, मेल का नहीं कर रहा। तो फीमेल का जो हिप वाला पोर्शन है, ये जो कमर वाला पोर्शन है, तो चौड़ा होने लगता है, ब्रॉड होने लगता है, ब्रेस्ट फॉर्मेशन होने लगता है। उसके बाद उनमें वॉइस चेंज होने लगता है, और ये प्रक्रिया जब चेंज होती है तो उसमें ओव्यूलेशन शुरू होने लगता है, और ओव्यूलेशन शुरू होता है प्यूबर्टी स्टेज में। ऐसी अवस्था को हम यौनावस्था हिंदी में कहते हैं, और ये 12 से 13 साल में शुरू होता है। जब 12 से 13 साल में शुरू होता है किसी फीमेल्स के अंदर, तो होता क्या है कि ओवरी से ओवम बनना शुरू होता है।
याद रखिएगा कि जब कोई लड़की अपने माता के गर्भ में होती है, अपने माता के गर्भ में पल रही है, जब भी उसका जन्म नहीं हुआ है, तो उसकी ओवरी में लगभग 10 से 20 लाख तक कोशिकाएं होती हैं जो ओवम बनाएंगी। जब वो पैदा होती है तो वह सेल धीरे धीरे भी विकसित होती है, और विकसित होकर के प्राइमरी सेकेंडरी अपने स्टेज में आती है ओवम बनाने के लिए। तब तक वो 1 साल 2 साल से लेकर के 8 से 10 साल हो जाता है, 10 से 11 साल। उसके बाद वही कोशिका जो उसके ओवरी में उस गर्भ से मिला हुआ है, वह धीरे धीरे ओवम बनाना शुरू कर देती है। अब आप समझिए कि एक लड़की जो पैदा जब होती है तो उसके ओवरी में 10 से 20 लाख तक कोशिकाएं ओवम बनाने के लिए सक्षम होती हैं, लेकिन वही महिला पूरे अपने जीवन काल में लगभग 400 ओवम बनाती है। यानी वो एक महिला के जीवन काल में 400 ओवम का फॉर्मेशन होता है, नियर अबाउट 400 ओवम का फॉर्मेशन होता है उसके पूरे जीवन काल में। क्योंकि रजोनिवृत्ति जो होती है, मेनोपॉज स्टेज जो होता है, जहां पे किसी महिला के अंदर पीरियड आना बंद होता है, तो वो 45 से 50 की उम्र में होता है। तो आना शुरू होता है 10 से 12 साल की उम्र में, और बंद होता है 45 से 50 की उम्र में। उसी के बीच में पीरियड आएगा, उसी के बीच में ओवुलेशन की प्रक्रिया होती है, उसी के बीच में ओवम का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात आपको क्लियर है, समझ में आ रही, कोई दिक्कत नहीं है? तो आगे समझिएगा। जब शुरुआत में मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है तो उसमें ओवम बनेगा, तो ओवम क्या होगा कि इस ओविडक्ट के माध्यम से, यानी इस फाइमरी के माध्यम से अवशोषित होकर के इस नली में जाता है, जिसको हम कहते हैं फैलोपियन ट्यूब। समझ में आ रहा बाबू? तो इस फैलोपियन ट्यूब में जाता है। अब जब ओवम बनेगा और फैलोपियन ट्यूब में जाएगा तो ये स्पर्म का वेट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये वैजाइना है, इस वैजाइना के माध्यम से स्पर्म इसके अंदर एंट्री करेंगे, स्पर्म इसके अंदर एंट्री करेंगे, और स्पर्म इधर भी जाएगा, इधर भी जाएगा, स्पर्म इधर भी जाएगा। ठीक है ना? दोनों तरफ स्पर्म जाते हैं, राइट साइड में भी जाएगा, लेफ्ट साइड में भी जाएगा, दोनों तरफ ओवम जाएगा। ओवम से मिलने के लिए स्पर्म दोनों साइड में जाता है। और जो ओवम होता है यह वेट करता है। अब ध्यान दीजिएगा, जब ओवम रिलीज होकर फैलोपियन ट्यूब में जाता है तो यह स्पर्म का वेट करता है लगभग 24 से 48 घंटे तक। ये 24 से 48 घंटे तक ये ओवम स्पर्म का वेट करेगा। यदि इस बीच में कोई महिला अगर किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है, यानी सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके बीच में होता है, अगर संबंध बना रही है, सेक्सुअल इंटरकोर्स उसके बीच में हो रहा है, तो ये महिला का जो ओवम है ये स्पर्म से फर्टिलाइज होगा, यानी निषेचन उस टाइम होगा, तो उस महिला में प्रेगनेंसी का चांस होता है। कब होगा बाबू? जब ओवम यहां से रिलीज होकर के फैलोपियन ट्यूब में जाएगा और स्पर्म उसी टाइम अगर ओवम के पास पहुंचता है तो यहां पर फर्टिलाइजेशन के चांस हैं और वह महिला प्रेग्नेंट होगी। यदि 24 से 48 घंटे तक यह ओवम स्पर्म का वेट किया और स्पर्म नहीं आया, तो यह ओवम धीरे धीरे वहां से माइग्रेट करके चला आता है गर्भाशय में, यानी यूटेरस में चला आता है। और यूटेरस में जब आएगा तो फिर यूटेरस की जो वाल होती है ये टूटती है। अब ध्यान दीजिएगा, होता क्या है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है तो होता क्या है कि ये जो गर्भाशय का लेयर है, गर्भाशय की लेयर को इंडोमेट्रियम कहते हैं। ये गर्भाशय की जो लेयर आपको दिख रही है, ये वाली लेयर, ये लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्या होता है कि फर्टिलाइजेशन जब नहीं होगा तो ये लेयर टूटेगी। जब ये लेयर टूटना शुरू होती है तो शुरुआत में दर्द होगी, पीड़ा होती है, पेट दर्द करेगा, ठीक है ना, सर दर्द करेगा, ऐसा हो सकता है, ठीक है ना, पेट बहुत तेज दर्द करे, या फिर ऐसे ब्रेस्ट जो होता है, जो छाती होती है वो भी बहुत तेजी से, जो ब्रेस्ट है, मेमोरी ग्लैंड है, वो बहुत तेजी से दर्द करता है। टच करने पे ऐसे लगेगा जैसे कि बहुत तेजी से पेन हो रहा है, थोड़े जैसा ऐसा महसूस होगा कि बहुत तेजी से पीड़ा हो रही है, ऐसा महसूस होता है। मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होने वाली होती है तब ऐसा होता है। तो उसमें क्या होगा
कि ये इंडोमेट्रियम की लेयर मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूटती है। जब इंडोमेट्रियम की लेयर टूटेगी तब धीरे धीरे ब्लीडिंग होना शुरू होता है। शुरुआत में ब्लीडिंग तेज होगी, उसके बाद धीरे 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 आप इसका एग्जैक्ट ऐसे समझिएगा, कहीं कहीं पे लिखा रहेगा कि 2 से 6 दिन, 2 से 5 दिन, ठीक ना, 2 से 5 दिन, 3 से 5 दिन, लगभग इतना मेंस्ट्रुअल साइकिल चलता है, मतलब इतना पीरियड चलता है। उसके बाद धीरे 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 ब्लीडिंग कम होगी और पीरियड समाप्त हो जाएगा। अब मामला समझिएगा क्या होता है। देखिए, जब पीरियड समाप्त हो जाएगा, पीरियड आना बंद हो जाएगा, ब्लीडिंग बंद हो जाएगी, तो अब उस डेट को हम पहला डेट समझते हैं। जब पीरियड जिस दिन बंद हुआ वो पहला डेट, ठीक है ना। पीरियड जब आना शुरू हो गया उसको पहला डेट समझते हैं, और उसके बाद उसी से 14 दिन, उसी से 14 दिन, ठीक है ना, यानी पीरियड जिस दिन आना शुरू हुआ उसको लेकर के गिनेंगे 14 दिन। अब जब पीरियड आना शुरू होगा तो ये वाला जो लेयर है इंडोमेट्रियम की, ये टूटेगी। इधर ये टूटना शुरू होती है और ये ओवरी में ओवम बनना शुरू हो जाता है उसी टाइम। अब होता क्या कि ओवरी में ओवम बनेगा, तब तक ये 4-5 दिन में टूट जाएगी और ये लेयर हो जाती है बिल्कुल साफ। ये लेयर बिल्कुल साफ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं इंडोमेट्रियम। अब इंडोमेट्रियम की लेयर बिल्कुल क्लीन हो गई, पतली हो गई। अब जो इंडोमेट्रियम की लेयर जब पतली हो जाती है बाबू, तो आपको पता है कि गर्भ धारण कहां होता है, गर्भाशय में। तो 14 दिन तक जब ये ओवरी में ओवम बनेगा, उसी टाइम दोबारा इंडोमेट्रियम फिर बन के तैयार होती है। दोबारा इंडोमेट्रियम फिर बन गया। अब होता क्या है कि दोबारा जब यहां पे ओवम आएगा, फर्टिलाइजेशन होगा। यदि फर्टिलाइजेशन उस बीच में हुआ, अब ध्यान दीजिएगा, फर्टिलाइजेशन कब होता है। फर्टिलाइजेशन कब होगा, जिस दिन पीरियड यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होती है, उससे 14वें दिन फीमेल के शरीर में ओवम बनेगा। कितने दिन? 14वें दिन में। उसके पहले अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स मेल और फीमेल के बीच में होता है, उसके पहले, यानी जब मेंस्ट्रुअल साइकिल समाप्त होती है, जब पीरियड खत्म होता है, उसके बाद अगर कोई फीमेल अगर संबंध बनाती है तो उस टाइम वो प्रेग्नेंट नहीं होगी। प्रेग्नेंट कब होगी? जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब से शुरू हुआ है तब से लेकर के 14वें दिन, ठीक है ना, उस दिन इस ओवरी से ओवम निकलेगा 14वें दिन, और ये ओवरी में ओवम निकल करके आएगा और फैलोपियन ट्यूब में 24 से 48 घंटे तक स्पर्म का वेट करता है। यानी कोई महिला अगर 13वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल से 13वें दिन, 14वें दिन, 15वें दिन, 16वें दिन अगर कंटिन्यू 4 दिन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स किसी फीमेल के साथ, मेल के साथ अगर कर रही, तो उसको मदर बनने का ज्यादा चांस होगा और वह प्रेग्नेंट हो सकती है, क्योंकि उस टाइम ओवरी से ओवम रिलीज होकर के यहां पे आएगा फैलोपियन ट्यूब में। अगर फर्टिलाइजेशन उस टाइम हुआ तो ये जो ओवम है स्पर्म के साथ मिलकर के क्या बनाएगा? जाइगोट बनाएगा, ठीक है ना। और ये जाइगोट 4 से 6 दिन, 4 से 6 दिन के अंदर धीरे धीरे 1 कोशिका से 2 कोशिका बनाएगा, 2 से 4 कोशिका बनाएगा, 4 से 8 कोशिका बनाएगा, बनाता भी होगा और आगे बढ़ता बढ़ता आएगा। और ये जो लेयर आपको इंडोमेट्रियम गर्भाशय की दिख रही है, इसी में आके चिपक जाएगा। इतनी बात आपको समझ आई? जब निषेचन इस ओवम का हो जाएगा तो यह ओवम 4 से 6 दिन के अंदर धीरे धीरे माइग्रेट करके आएगा और गर्भाशय की वाल से चिपक जाएगा। जब गर्भाशय की वाल से चिपक जाएगा तो ये गर्भाशय की वाल क्योंकि इसीलिए बनी थी कि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा तो हम प्रेगनेंसी के लिए उसको अपने पास हटा लेंगे, अपने पास चिपका लेंगे। और दिक्कत क्या होगी कि यदि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये लेयर वेट करती है कि फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये लेयर फिर 14 दिन बाद, यानी 14 दिन बाद बनी, 14 दिन बाद, तो 14 हो गया कितने दिन? 28 दिन। 28 दिन में फिर यह टूट करके
ब्लीडिंग के रूप में बाहर चली जाएगी, जिसको हम पीरियड आना शुरू कर देते, बोलते हैं कि पीरियड आना शुरू हो गया है। इसका मतलब हो गया कि फर्टिलाइजेशन यदि नहीं हुआ तो ये लेयर क्या होगी, टूट जाएगी। ठीक है, जब ये लेयर टूट जाएगी तो गर्भाशय की लेयर फिर हो गई साफ, ये भी लेयर टूटेगा, ये हो गया साफ। जब साफ हो जाएगा तो ये भी ओवम जो बना हुआ था रिलीज हो जाएगा। फिर दोबारा क्या होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल जब क्लीन साफ हो जाएगा, ब्लीडिंग हो जाएगी कंप्लीट, तो फिर इसके ऊपर में इंडोमेट्रियम की वाल बनेगी। और बाबू इंडोमेट्रियम की वाल क्यों बनती है? इसलिए बनती है ताकि जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा ओवम से, तो ये ओवम जाइगोट के रूप में आकर के यहीं पे चिपकेगा और यहीं पे एक भ्रूण का निर्माण होगा, उसी से फीटस बनेगा। यानी जाइगोट से बनेगा एम्ब्रियो और एम्ब्रियो से बनेगा फीटस, और फीटस से बनेगा कोई बेबी, कोई बच्चा बनेगा, चाहे मेल बने या फीमेल बने। समझ पा रहे हैं इतना? यदि ये 14वें यानी 13वें 14वें 15वें दिन अगर कोई महिला यानी जिस दिन पीरियड आ रहा है उसके 15वें 14वें दिन 13वें दिन और 16वें दिन यानी 13 14 15 16 इन 4 दिनों में अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, अगर किसी मेल के साथ अगर संबंध बनता है, तो ये लगभग चांस होता है कि प्रेगनेंसी अस्थायी होगी, यानी वह महिला प्रेग्नेंट होगी। उसके पहले और उसके बाद सेक्सुअल इंटरकोर्स करने से वह महिला प्रेग्नेंट नहीं होगी, इसके चांसेस बहुत कम होते हैं, क्योंकि तब तक जो ओवम होता है तब तक वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, नष्ट हो जाता है, फिर अगले ओवम बनने की तैयारी शुरू हो जाती है। समझ पा रहे हैं इतना आप? अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आया है तो ऐसा समझिएगा कि जब कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है, ये प्रेग्नेंट हो गई, तो उसमें इंडोमेट्रियम की वाल नहीं टूटती है। तो कहते हैं कि जब कोई प्रेग्नेंट हो जाता है तो उसमें पीरियड नहीं आता, तो जब कोई प्रेग्नेंट हो जाएगा तो उसमें पीरियड नहीं आएगा। लेकिन अगर प्रेग्नेंट नहीं हुई तो ये इंडोमेट्रियम की वाल क्या होती है, टूट जाती है। और जब इंडोमेट्रियम की वाल टूटेगी तो ब्लीडिंग होगी, तो जब ब्लीडिंग होगी तो इंडोमेट्रियम की वाल बिल्कुल साफ हो जाएगी और फिर दोबारा बनेगी। और इसका काम है, ये वेट करता है कि फर्टिलाइजेशन हो और हमारे पास आए और हम उसे चिपका करके 9 महीने तक अपने पास रखें और पूरा डेवलपमेंट होगा उसकी बॉडी में। ये कहलाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। नहीं समझे आप? अब देखिएगा, जैसे एक महीने में यानी एक महीने में एक ओवरी से एक ओवम बनेगा, दूसरे महीने में दूसरे ओवरी से एक ओवम बनेगा। अक्सर ऐसे ही अल्टरनेट होता है, राइट साइड में एक महीने में बना, लेफ्ट साइड में एक महीने में बना, ऐसा ही पीरियड चलता रहता है। जब जब फर्टिलाइजेशन होगा तब तब मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आएगी, यानी मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं चलेगी। जब फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो मेंस्ट्रुअल साइकिल चलेगी। और मेंस्ट्रुअल साइकिल जिस दिन शुरू होती है, जिस दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल आएगी, उससे 14वें दिन फीमेल की बॉडी में ओवम निकलेगा, ओवम बनेगा, और वह ओवम 24 से 48 घंटे वेट करेगा फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म का। यदि उस बीच में वह महिला किसी पुरुष के साथ संबंध बनाती है तो उसका स्पर्म उसकी बॉडी में जाएगा और स्पर्म जाकर के उसे फ्यूज करेगा, वो जाइगोट बनाएगा, और वह जाइगोट 4 से 6 दिन के अंदर फैलोपियन ट्यूब से ग्रोथ करता हुआ, यानी कि 1 से 2 सेल, 2 से 4 सेल, 4 से 8 सेल बनाते हुए वह आएगा गर्भाशय की वाल पर, जिसे हम इंडोमेट्रियम वाल कहते हैं। उस इंडोमेट्रियम वाल पे आके चिपकेगा। तब इंडोमेट्रियम वाल को काम मिल जाता है कि चलो ठीक है, जाइगोट आ गया, हमारे पास चिपक गया, अब हम इसको 9 महीना अपने पास रखेंगे। तो वह लेयर नहीं टूटती है। तो जब नहीं टूटेगी तो कहेंगे पीरियड नहीं आ रहा है। अब पीरियड नहीं आ रहा तो कहेंगे कि लगता है कि प्रेगनेंसी अस्थायी है। ये कारण होता है। प्रेगनेंसी नहीं अगर होगी, अगर प्रेगनेंसी नहीं होती है तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है। अब प्रेग्नेंट होने का मतलब हो गया कि जाइगोट का फर्टिलाइजेशन, जाइगोट आकर के गर्भाशय में जुड़ चुका है।
जब जाइगोट गर्भाशय में आके जुड़ता है, इस प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं, प्रत्यारोपण कहा जाता है। और जब प्रत्यारोपण नहीं होगा तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, जाइगोट नहीं बना है और इसलिए इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है। तो ये लेयर क्योंकि हर महीने नई बनती है, तो ये हर महीने नई बनेगी, फिर 14 दिन बाद ये वेट करेगी कि अब लगता है कि जाइगोट नहीं आएगा और निराश होकर के टूटना शुरू कर देगी। और ये जब टूटेगी तो ये ब्लीडिंग, तुरंत ये ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगा, गाढ़ा ब्लड निकलेगा और धीरे धीरे शुरू में अधिक निकलेगा, उसके बाद धीरे 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 कम हो जाएगा। और ये प्रक्रिया 4 से 5 दिन तक चलती है। उसके बाद जब ब्लीडिंग साफ हो जाएगा, ब्लड नहीं निकलेगा, तो उसके बाद इंडोमेट्रियम की लेयर दोबारा बनना शुरू हो जाती है। ये प्रक्रिया कंटिन्यू चलती है 12-13 साल की उम्र में, या प्यूबर्टी स्टेज में महिला के अंदर शुरू होता है, लगभग 45 से 50 साल की उम्र तक चलता है। ठीक है, ये प्रोसेस है किसी फीमेल में प्रेगनेंसी का। दूसरी प्रक्रिया एक सामाजिक या एक सावधानी पूर्वक अगर ये समझें कि जो फीमेल्स इस ब्लीडिंग को रोकने के लिए जो किसी भी तरह के नैपकिन्स का प्रयोग अगर करते हैं तो वो थोड़ा सा पॉल्यूटेड होता है। थोड़ा सा ये ध्यान देना होगा कि ऐसे ब्लड थोड़े खराब और गाढ़े होते हैं। खराब का मतलब ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा गाढ़ा ब्लड होता है, इसलिए अवेयरनेस के रूप में कि इसको थोड़ा सा केयरफुली क्लीन भी करना और ऐसे पैड्स का उपयोग करना या फिर ऐसे क्लीन पैड का उपयोग करना। रीजन क्या होता है इसका कि अगर बढ़िया पैड्स आप ये अगर यूज करते हैं तो ये इन्फेक्शन आपकी बॉडी में, आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में नहीं होगा। अगर गंदा या ऐसे होम मेड घर का बनावटी अगर किसी तरह का पैड्स अगर गंदा कपड़े का यूज करते हैं तो इससे ये दिक्कत हो सकती है कि आपके जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें इंफेक्शन हो सकता है। और इस तरह के जो शुरुआती अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड चलता है तो उसमें 4 से 5 घंटे पर यह पैड्स बदल देने चाहिए। 4 से 5 घंटे पर अगर पैड्स बदलते हैं तो ये मान के चलिए कि वो उतना ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको आप ऐसे स्थानों पर खुले में नहीं फेंकते, उसे ऐसे स्थानों पर फेंकते हैं जहां पे लोगों का आना जाना थोड़ा कम होता है। ठीक है, और केयरफुली ध्यान देते हैं क्योंकि ये सेंसिटिव पार्ट्स होता है बॉडी का, और सेंसिटिव पार्ट से थोड़ा भी इंफेक्शन होगा तो ये इंफेक्शन डेंजरस हो सकता है। इसलिए प्रयास करते हैं कि इसमें क्लीन क्लॉथ या किसी तरह का क्लीन जो मार्केट से मिलने वाला पैड्स है उसका यूज करते हैं। तो मैं समझ पाता हूं कि ये जो फीमेल्स में पीरियड कैसे आता है, किस तरह से चलेगा, कब तक चलेगा, किस तरह से इसकी प्रक्रिया चलती है, कैसे आपको इसमें बचना चाहिए और किस तरह से इसका उपयोग करना चाहिए, और उसके बाद मेंस्ट्रुअल साइकिल कब होती है, प्रेगनेंसी कब होगी। और किसी भी एक चीज ये भी है कि जैसे कोई महिला अगर मान लीजिए कि मेंस्ट्रुअल साइकिल कंडीशन में अगर कोई संबंध बना रही है, अगर पीरियड्स आ रहे हैं उसी में अगर संबंध बना रहे हैं तो उससे नुकसान क्या होता है कि मेल और फीमेल में इंफेक्शन हो सकता है। मेल और फीमेल को इसका इंफेक्शन हो सकता है, इंफेक्शन का डर रहता है और प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होती। फीमेल में प्रेगनेंसी नहीं होगी। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड के दौरान अगर कोई फीमेल अगर इंटरकोर्स कर रही है, किसी मेल के साथ संबंध बना रही है, तो उस परिस्थिति में उस फीमेल के अंदर प्रेगनेंसी नहीं होगी। ठीक है, बल्कि डर ये रहता है कि इंफेक्शन हो सकता है। तो इंफेक्शन की डर की वजह से सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं करना चाहिए और नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा आप करते हैं तो लगभग इंफेक्शन होने का चांस होता है। प्रेगनेंसी का बिल्कुल चांस नहीं। प्रेगनेंसी का चांस मैंने बताया कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल जब शुरू होती है उसके 14वें दिन, तो 13, 14, 15 यानी एक दिन पहले एक दिन बाद तक, क्योंकि मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी में 4 से 5 दिन तक एक्टिव रहता है। तो अगर मान लीजिए कोई महिला अगर 12वें दिन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है, ठीक है ना, क्योंकि पहला दिन से लेकर के 14 दिन और 14 से लेकर 28 दिन, तो अगर कोई फीमेल्स 10वें दिन मेंस्ट्रुअल साइकिल से 10वें दिन अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स करती है और 14वें दिन अगर ओवुलेशन होता है, तो इसमें भी एक डर बना रहेगा कि ये प्रेगनेंसी हो सकती है। ठीक है ना, और यदि
13वें दिन, 14वें दिन, ठीक है ना, और 15वें दिन अगर इसमें सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं तो पूरा पूरा चांस होता है कि वो महिला प्रेग्नेंट होगी, क्योंकि मेल का स्पर्म फीमेल की बॉडी में लगभग 3 से 4 दिन 5 दिन तक जिंदा रहता है। वो स्पर्म स्वस्थ और ठीक होना चाहिए, वो फीमेल की बॉडी में इतने समय तक जिंदा हो। उसके बाद ओवुलेशन के बाद यानी 14वें दिन के बाद 16, 17, 18, 19, 20 के बाद अगर आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं, संबंध बनाते हैं, कॉपुलेशन करते हैं, तो उस परिस्थिति में वह महिला प्रेग्नेंट नहीं है, उसके प्रेगनेंसी का चांस बहुत कम होता है, क्योंकि ओवम उस टाइम वहां फैलोपियन ट्यूब से निकल करके यूटेरस में आ जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल का ये प्रोसेस, क्योंकि देखिए मैं आपको इसमें हार्मोन्स का कोई नाम नहीं लिया हूं। फीमेल में ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन और ईस्ट्रोजन 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ये सिक्रीट होता है। मैंने हार्मोन्स के बारे में नहीं बताया आपको कि हार्मोन्स कब आएगा, कब अधिक होगा, कब कम होगा। मैंने आपको एक सामान्य से जानकारी आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल या पीरियड्स के बारे में दी है, जिसको बड़ा अजीब तरीके से लोग सोसाइटी में समझते हैं और बड़ा अजीब सा कंडीशन मानते हैं कि अगर कोई महिला है, उसे अगर इस तरह के अगर कंडीशन से गुजर रही है तो उसे आप थोड़ा किसी भी फंक्शन जो धार्मिक सिस्टम होता है, जैसे पूजा पाठ है, उससे दूर रखते हैं। जबकि मेरे हिसाब से, मैं तो बायोलॉजी पढ़ा रहा हूं, तो मेरे हिसाब से सब अफवाह फालतू की चीज है, इससे होना नहीं चाहिए था, क्योंकि वो बायोलॉजिकल हिस्सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का हिस्सा है, आपके जीवन का हिस्सा है। जिस महिला को प्रेगनेंसी अगर नहीं हो रही, एक तो मान के चले कि ओवुलेशन की प्रक्रिया नहीं हो रही, पीरियड नहीं आ रहे, मान के चले कि नपुंसक है, वो कभी मां नहीं बन सकती। ये जीवन में सबसे बड़ी खुशी तब होती है जब किसी महिला को फर्स्ट पीरियड आएगा, कम से कम ये तो कंफर्म हो जाता कि ये फ्यूचर में मैरिड कंडीशन में मां बनेगी। और यदि मान लीजिए पीरियड नहीं आ रहा है, कितना बड़ा बवाल होता है, डाउट होने लगता है, बहुत दिक्कत होने लगती है, तमाम तरह की सामाजिक समस्याएं, पारिवारिक समस्याएं, बायोलॉजिकल समस्याएं, बहुत सी कंडीशन आती है इसमें। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज से बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे। ये सब आपके लाइफ पार्ट्स का हिस्सा है, आपके जीवन का हिस्सा है, आपके शरीर का हिस्सा है। ये आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, आपको जानना चाहिए इसके बारे में। और ये जो धार्मिक सिस्टम है, पूजा पाठ करना, हेन तेन तेन फलान ढकान सब करना, ये सब वो आपके परिवार का, आपके घर का, वो गार्जियन का मामला है। लेकिन एज ए बायोलॉजी, और आप बायोलॉजी पढ़ते हैं तो बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गंदी बात नहीं है, ना कोई गलत चीज है, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि एक जो बंदा देख रहा हो उसे कम से कम ये चीज समझ में आएगी। 10 लोग देखेंगे तो कम से कम 10 लोगों को इसके बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से एक वीडियो आपको देंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे, जिससे आपको मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में किस तरह से प्रक्रिया उसके चलती है स्पर्म फॉर्मेशन की, वो आपको पता चल जाएगी, ठीक है ना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।